जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, बट ईरान एक समझदार मुल्क भी है। अब जहां तक हमारा 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो हमने कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने अपनी पहले मिसाइल छोड़ी और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है कि हमने सीज फायर के लिए अब से उनसे कह दिया था। पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी। रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है, और मानो या ना मानो अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। अब ये जो उद्देश्य है, अगर हम ईरान को एक तरफ रखते हैं, इजराइल और अमेरिका को एक तरफ रखते हैं, अमेरिका ने सबसे पहले जो कारण दिया और वो काफ़ी हास्यास्पद था, वह कारण ये था कि हाँ ठीक है कि ऐसी कोई तुरंत वजह नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर ईरान पर इजराइल हमला करेगा तो ईरान हमारे ठिकानों पर हमला करेगा, जिसको रोकने के लिए हमने उस पर हमला कर दिया। तो ये बहुत अजीब सा कारण था कि आपके खिलाफ कुछ ईरान ने किया नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है और इसलिए आपने उस पर हमला कर दिया। बाद में यह कहा गया कि यह एक धार्मिक युद्ध है, जो अमेरिका के मंत्रियों ने भी कहा। इजराइल तो लगातार, वो चाहे गज़ा के लोगों को, फ़िलिस्तीन के लोगों को आमेलक कह रहा है, और उन्होंने ईरान के युद्ध में भी आमेलक शब्द का इस्तेमाल किया, यानी वो एक तरह की धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसको अभी तक धार्मिक लड़ाई नहीं कहा है कि हम एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह जो पूरा पक्ष है, जिसमें भारत में खासकर ईरान को एक धार्मिक रूप से कट्टर देश के रूप में देखने की कोशिश है, और अमेरिका और इजराइल को आधुनिक लोक जनतंत्र के रूप में देखने की कोशिश है, और जो वास्तविकता है, क्योंकि अमेरिकी मंत्री भी कह रहे हैं ये धार्मिक युद्ध है, इजराइल भी कह रहा है ये धार्मिक युद्ध है, तो फिर इसको कैसे समझें हम? ये आधुनिक जनतंत्र, इजराइल को कहा जाता है वो एकमात्र जनतंत्र है, और इसलिए वह आगे बढ़ा हुआ देश है, और इसलिए हमें उसके साथ जाना चाहिए। ईरान एक धार्मिक कट्टरपंथ, लेकिन इसमें अभी जो कह रहे हैं कि धार्मिक है, वह तो यही दोनों आधुनिक देश कह रहे हैं। देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, बट ईरान एक समझदार मुल्क भी है, जहां पर की एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है। ईरान इस सारी चीज को जो देख रहा है, इस युद्ध को, अपना जो युद्ध कर रहा है, उसको वो शिया और सुन्नी भी नहीं देख रहा है, वो इसको देख रहा है नेशनलिज्म की लड़ाई कर रहे हैं हम। तो उनकी एक अलग सोच से चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि ईरान के अंदर भी अलग अलग टाइप की मजहब हैं, तो इसलिए वो इसको पूरे को एज अ स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म देख रहे हैं। और इसीलिए चाइना ने भी कहा है कि हम ईरान की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे। अब जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का, जैसे मैंने आपसे बताया, वो एक अपॉर्चुनिस्ट मुल्क है, एक वो मुल्क है जो टेररिज्म करता है, जो कि ठीक बताया प्रोफेसर बरांडी ने, और उनका काम है, और बेसिकली उनकी सोच है ज़ायनिस्ट सोच, कि किसी तरीके से ईरान को हटाया जाए। अब जहां तक सवाल है ये अमेरिका का जो आज सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, वो समझ रहा है कि वो एक रिलीजियस लड़ाई लड़ रहा है, और वो वही बात अपने जवानों को भी बोल रहा है सबको। जिससे क्या होता है, जब आप रिलीजन ले आते हैं एक प्रोफेशनल फोर्स में, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वो जो फौज होती है, कोई भी फौज हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की फौज हो, तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं रहती। तो आप इन तीनों को देखिएगा, तीनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के लिए अमेरिका से बेहतर कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार ये सोचने की कोशिश नहीं कर रही है कि दुनिया बदल गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर। और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल के साथ हमारी सरकार की बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, इमोशनल रीजंस हैं। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसमें देश की तरक्की हो। तरक्की का मतलब ये होता है कि आज हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान की है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स बदली है, जो सारी जियोपॉलिटिक्स पहले हुआ करती थी अमेरिका में और यूरोप के अंदर, अब वो हमारे एरिया में आ गई है, एशिया पैसिफिक में। क्योंकि आज ग्लोबल साउथ की बहुत सारे जो देश है वो इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की भी तरक्की हुई है, पर ये कारण नहीं है असली कारण। असली कारण ये है जो चाइना का राइज हुआ है,
वो एकदम अलग राइज हुआ है, जिसके कारण मेन कारण है कि जियोपॉलिटिक्स यहाँ आ गई है। तो हमारी सरकार को अगर ये सोच रहे होते तो ये करना चाहिए था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं और किस तरीके से यहाँ से गुर्बत हम हटाएं, किस तरीके से हम यहाँ फायदा हो हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो इसी के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अरे भाई आप दोस्ती करिए, नॉर्मल करिए रिलेशन चाइना के साथ, सारी दुनिया वहीं जा रही है। पर आपका सवाल जो था उसका शायद मैंने जवाब दे दिया है। नहीं, मैं अभी चूंकि प्रवीण जी ने भारत की बात इस चर्चा में लेके आए, तो मुझे अगर अचानक से मुझे ख्याल आ रहा है इस बात का कि दो युद्ध, यूक्रेन और रसा, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो, और इससे कुछ ही दिन पहले हमने अपने और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक छोटा युद्ध हमने किया है या हुआ था। तो क्या प्रवीण जी हम लोग इस मामले में थोड़े भाग्यशाली रहे क्या कि जो हमारे युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गए, एक, और दूसरा कि अमेरिका भले चीख चीख कर कहता रहा कि हमने इसकी मध्यस्थता कराई है या जिस भी कारण से भी सही हो, मगर हमारा बहुत छोटे ड्यूरेशन का ये युद्ध रहा और जल्दी ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक परेशानी और तमाम जान माल का नुकसान हम देख रहे हैं, हम उससे किसी न किसी कारण से बच गए क्या? देखिए, आपने 3 युद्ध की बात करी है, पहले उनको समझ लेते हैं ये क्या है। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, वहां पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है बिटवीन रशिया और नेटो। उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, पर एज अ प्रॉक्सी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि वेस्ट एशिया की लड़ाई में इन्वॉल्व है। जहां तक गाजा का सवाल है, वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही है, वहां जेनोसाइड हो रहा है। वो एक अलग चीज हो जाती है। लड़ाई होती है जब दूसरी साइड भी आपके साथ आके लड़ रही है। वो जो कर रहे हैं एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और यही उनकी खासियत है इजराइल की। अब जहां तक हमारा 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो हमने कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने अपनी पहले मिसाइल छोड़ी, और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है कि हमने सीज फायर के लिए हमसे उनसे कह दिया था। तो आप मिसाइल छोड़िए और फिर ये कहिए हमने सीज फायर करा, हम तो लड़ना नहीं चाहते। अरे भाई, वो तो लड़ाई करने को तैयार है। कहने का मतलब ये है, हमने बार बार, मतलब सरकार ने, हमारी सरकार ने जब से आई है, बार बार ये दिखाया है कि हम में लड़ाई करने की ताकत है ही नहीं। और जब हम कहते हैं डिटरेंस, कि मतलब दूसरी जो मुल्क है वो आपसे 10 बार सोचे लड़ाई करने से पहले, उसको डिटरेंस बोलते हैं। उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो वो आपकी शक्ति देखता है लड़ाई करने की, मिलिट्री शक्ति क्या है, सैनिक शक्ति क्या है, और दूसरी ये देखता है कि आप में लड़ाई करने की जज्बा भी है कि नहीं है। तो हमने बार बार दिखाया है कि हमें जज्बा ही नहीं है, हम लड़ते ही नहीं है, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। तो जो तीनों आपने बातें बोली हैं, वो 3 अलग अलग बातें हो जाती है फिर। तो अगर हम अभी बात को वापस ईरान की तरफ ले जाएं और एक और चीज़ समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग कई चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने हमला किया, उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने ईरान की जो लीडरशिप थी, उसका जो नेतृत्व था, उस पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। खामनेई साहब की हत्या कर दी और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व था उनके लोगों की हत्या कर दी। और इसको माना गया कि ये जैसे जायज़ है। जब भी इस तरह का युद्ध होता है तो इसमें इस चीज़ को एक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और उसको लंबे वक्त तक देखने के बाद, दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? यह जो तरीका है जिसमें हम किसी देश की लीडरशिप को टारगेट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं और उसको जायज़ ठहराते हैं। जैसे ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने फर्स्ट लाइन लीडरशिप ख़त्म कर दी, मैंने सेकंड लाइन लीडरशिप ख़त्म कर दी, मैंने थर्ड लाइन लीडरशिप भी ख़त्म कर दी, मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं है बात करने के लिए। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता प्रेसिडेंट ट्रंप को या तो लड़ाई समझ में आती है, या उनको ये जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है, या वो समझना चाहते हैं। ही इज बेसिकली अ डील मेकर, इससे ज़्यादा उनको मालूम नहीं है। तो जो वो सुनते हैं इधर उधर और जो उनका मन करता है बोल देते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात जो आपने बोली, जैसे मैं कह रहा था, प्रोफेसर बरांडी ने बिल्कुल ठीक बोला कि इजराइल जो है वो टेररिज्म करता है, और इजराइल ने टेररिज्म करी थी जब 2025 में भी 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तब भी टेररिज्म थी। तो ईरानियों ने उससे सबक सीखा, और तब से लेके और अब तक, अब जब लड़ाई हुई है 8 महीने में, उन्होंने अपना पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो लड़ाई करने का स्ट्रक्चर है, उसको डिसेंट्रलाइज कर लिया। कि मतलब अगर ऊपर की टॉप लीडरशिप चली भी जाती है, लड़ाई जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी। और हम उसका सबूत देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने टॉप लीडरशिप को खत्म किया, जो रिस्पॉन्स था ईरान का वो एकदम फौरन आया।
ये अगर लीडरशिप चली जाती तो रुकना चाहिए था। तो ये सब चीजें होती हैं जब आप लड़ाई शुरू करते हैं, आपको दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसराइल को तो मालूम है, पर अमेरिका और बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप और जैसे वो पीट हेग्सेट है, इन लोगों को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि आज ये बदकिस्मती है अमेरिका की कि उसके पास आज एक ऐसी लीडरशिप है। ये नहीं है कि वो पहले लड़ाइयां जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज मामला बड़ा नाजुक है। नाजुक इसलिए है क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसमें मैंने आपको बताया, इसके फैसले से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को एनर्जी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। तो ये एक अलग चीज है ये वाली लड़ाई। तो उनकी वो बात समझ में नहीं आई है बिल्कुल। दिक्कत ये है। अब इस लड़ाई को एक दूसरी पृष्ठभूमि में भी हम रखकर अगर देखें, जो अतीत रहा है अमेरिका का, इसराइल तो एक फैक्टर है और उसको हम समझना चाहते हैं, लेकिन खुद अमेरिका का 20वीं शताब्दी को ही अगर हम देख लें तो अमेरिका का अतीत एक के बाद एक युद्ध थोपने का अतीत रहा है। आपने उसका हवाला भी दिया और आपने कहा वो जीते हैं या नहीं जीते हैं। तो ये जो अमेरिका की आदत है जिसमें वो रेजीम चेंज करना चाहता है हर जगह, ईरान में भी उसने 50s में यह काम किया और दूसरी जगह भी काम किया। इस पृष्ठभूमि को भी आप थोड़ा स्पष्ट करें कि यह कोई अपवाद नहीं है जो वो ईरान के साथ कर रहा है। इसका एक पूरा एक बैकग्राउंड है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का, और इंटीग्रल पार्ट है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का वॉर। देखिए, अमेरिका वो मुल्क है जो कोल्ड वॉर जीता है। अब ये बात अमेरिकन नहीं समझने की कोशिश करते कि वो कोल्ड वॉर लड़ाई करके नहीं जीता है। सोवियत यूनियन जो है बैटलफील्ड में नहीं हारा है। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तब वो कोल्ड वॉर जीते हैं। तो उनके अंदर ही बहुत सारी कमियां पेशियां थी, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया। और मिखेल गोर्बाचोव जब जनरल सेक्रेटरी बने, उनके आने से वो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जल्दी हो गया। वो तो वो रहा ही था, पर वो जल्दी काम हो गया। तो अगर ये अमेरिकन की जो सोच है कि हमने कोल्ड वॉर जीत ली है, तो अब जो है दुनिया में हम सोल सुपर पावर है। देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, पूरे इतिहास में, कि एक कंट्री पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रही है यूनिपोलर वर्ल्ड में। ये पहले कभी नहीं हुआ। 1991 से लेके और मैं मानता हूं 2013 तक वर्ल्ड यूनिपोलर रही है, जहां एक ही मुल्क का राज रहा है। तो उसमें एरोगेंस है, एक तो एरोगेंस है, और दूसरा क्या है, जो हमने नेटो बनाया है उनकी सोच है कि हम नेटो को खत्म नहीं करेंगे और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो तब ये सोच आई कि देखिए, ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है, मतलब एक इतिहास खत्म हो गया है। और अब जो एंड, अगर हिस्ट्री खत्म हो गई है, तो अब सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका दुनिया को चलाएगा। तो इसका मतलब है जो अमेरिका की वैल्यूज हैं और अमेरिका की जो सोच है, अगर वो पूरी दुनिया में आ गई तो बेहतर रहेगा, उसको चलाना आसान हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो दी अमेरिकन स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आइडियोलॉजी, और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था, जो वो मानने को तैयार नहीं है। तो आज अमेरिका वो शक्ति है जिसके पास आज भी करीबन 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। उनका इतना ज्यादा डिफेंस बजट है कि आगे की 10 आज कंट्रीज को मिला लीजिए, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, तो उसके बराबर आता है। तो अगर उसको इस्तेमाल भी करना है उनको, और ये सोच भी अपनी जो है आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करना है कि सब मुल्कों को हमारी तरीके से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, हमारी तरह सोचना चाहिए, तो उनको कोई लेना देना नहीं है किसी के कल्चर से, किसी के कुछ से, सिविलाइजेशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्होंने बहुत बुरी मुंह की खाई है चाइना के साथ, क्योंकि ये इनकी अजम्पशन थी ये कि हम चाइना की मदद करेंगे, हम इसको WTO में ले आएंगे, जो वो लाया चाइना को, तो चाइना जो है वो भी तरक्की करेगा। फिर चाइनीज लोग भी कहेंगे हमें ज्यादा फ्रीडम चाहिए, अब हम भी जो है अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं। जो उन्होंने नजरअंदाज कर दी बात कि चाइनीज 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है, जबकि अमेरिका जो है इट इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो कहने का मतलब यह है, जब आप इन चीजों को देखते हैं तो बात बिल्कुल साफ होती है कि आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि उसमें कुछ खास बातें होंगी। उसमें खास बातों में एक खास बात है जिसमें कि दोनों जो बड़ी शक्तियां हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, वो बिल्कुल अग्री करती हैं और कायम रहेंगी, चाइना और रशिया। और वो ये है कि देयर विल बी नो एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ये एक बात है। तो ये आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करना इसीलिए ये भी हुआ कि ईरान की आज क्या काबिलियत है, ईरान 20 साल से क्या कर रहा है। ईरान जो है उसने लड़ाई लड़ी थी 8 साल, 80 से लेके 88 तक। तो उसके बाद डिस्पाइट द सैंक्शंस, आपने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर,
पर दो चीजें आप बिल्कुल भूल गए। एक कि ईरानी जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। जब पहला उनका आया था खमेनी 79 में, तो एक बात तय कर ली गई थी कि जो सब लोग हैं उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और एजुकेशन पे जो है वो फोकस होना चाहिए। तो वहाँ एजुकेशन बढ़ी, सोच बढ़ी, समझदारी बढ़ी, और साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि हमारी दुश्मनी अब तो अमेरिका के साथ ही है, हमारा दुश्मन अमेरिका ही है। जो बात चाइनीज को भी समझ में आ गई थी। तो अमेरिका की कैपेबिलिटीज वो ध्यान से देखते थे, और सैंक्शन होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से तैयारी करें एक ऐसी लड़ाई की जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, कि हम आमने सामने तो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते हैं, पर हमें वो लड़ाई चाहिए जिसमें हम शिकस्त भी कर दें आमने सामने आए बिना। तो ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी 89 से चल रही है, जो आज हम देख रहे हैं। जिसके लिए वो तैयार है, वो आज लैंड ऑपरेशन के लिए भी अगर अमेरिका करता है उसके लिए भी तैयार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका के पास ताकत है, पर जो लड़ाई वो दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट जो वॉर होती है, ये 20वीं सदी की लड़ाई है। जो ईरान लड़ रहा है मदद से चाइना की, वो 21वीं सदी की लड़ाई है। वो एक अलग लड़ाई है, एसिमेट्रिकल वॉर है। तो ये अमेरिकन की समझ में नहीं आ रही है बात आज भी, क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं है। अमेरिकन इतने एरोगेंट है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जो उनकी बात है, इसीलिए अमेरिका की कभी भी इक्वल पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि हम जीते वर्ल्ड वॉर, जो उन्होंने जीती। अगर उन्होंने नहीं जीती होती वर्ल्ड वॉर, तो 1944 में ब्रेटन वुड कैसे बनते, रिफॉर्म्स होते, वो भी इन्होंने कराए। सही बात है, बिल्कुल। वो एक छोटा सी जगह है हैम्पशायर इंग्लैंड में, वहां पर ये ब्रेटन वुड जगह है, वहां पर हुई थी कॉन्फ्रेंस, और ये WTA वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, सब जानते हैं। तो ये अमेरिका है। फिर अमेरिका ने अपने डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया दुनिया की। तो जीता हुआ मुल्क है, पर नहीं समझ पा रहा है कि एक सिविलाइजेशन अलग चीज होती है। अब जो आदमी सिविलाइजेशन से आया होता है, उसने एक सिविलाइजेशन की विजडम को इकट्ठा करके एक अलग सोच बनाई होती है। तो ठीक है, वो नहीं आपसे लड़ पाएगा, नहीं आप शिकस्त हो पाएगी, पर वो तरीके ढूंढ लेगा किस तरह आपको शिकस्त करे। और वही देख रहे हैं हम आज, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, वो यही है और कुछ नहीं है। यश मोर, आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल मोर, आप जयशंकर जी के बयान को, ऑल पार्टी मीटिंग का जो बयान है, कैसे लेते हैं कि हम कोई ब्रोकर नहीं है, वी आर नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह? हमारी लेबर की प्रॉब्लम्स, हम सबसे ज्यादा चोट हमारे देश को पड़ी है। तो शायद ये 15-20 दिन पहले मीटिंग होती तो अच्छा था। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी। रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है, और मानो या ना मानो, अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना कि आप कहता है ईरान से भी ले लो। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है, और जिस प्रकार से हमने इस लड़ाई को देखा, हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और जैसे ये इवेंट प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे से लेके, और जैसे जैसे इवेंट जो है ये चलती गई आगे, मुझे लगा कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और हम हमेशा रिएक्टिव मोड में थे। तो इसलिए शायद दलाल वर्ड गलत है, ब्रोकर वर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ब्रोकरेज नहीं है, ये एक स्टेट की यूजफुलनेस को दिखाता है, और जो लड़ रहे हैं कंट्रीज, उनको किसके ऊपर भरोसा है वो दिखाता है। तो मीडिएशन कंट्रीज वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट, वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। फोकस वो होना चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग। जनरल मोर, यही तो एग्जैक्टली सरकार का यही कहना है जनरल मोर, कि हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमें किसी के बीच मीडिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको करना है वो करें, जिनको ब्रोकर बनना है वो बने। यही जयशंकर जी कहना चाह रहे हैं। भारत सरकार का इंटरेस्ट अपने लोगों का, अपने देश का इंटरेस्ट बचाने में है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, हमें क्लियरली हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने कंडेम किया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर से कंडेम किया, और वर्ल्ड के लीडर्स कंडेम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सबने कंडेम किया इजराइल US अटैक ऑन ईरान। अनइक्विवोकली सब देशों ने कंडेम किया, हमने नहीं किया। हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे, मुझे समझा। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन तो ला ही सकते थे, अपोजिशन से कह सकते थे तुम मूव करो रेजोल्यूशन, हम सेकंड कर देंगे उसको। जनरल मोर, एक सेकंड, कौन कौन से देशों ने कंडेम किया सर? जर्मनी ने कंडेम किया, स्पेन ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, सभी देशों ने। जनरल मोर, एक सेकंड, सऊदी अरेबिया तो करेगा ना सर?
नहीं नहीं, बट ये देखो, आप कौन सा देश है जो नहीं करेगा इसको कंडम? रशिया ने किया, चाइना ने किया, बिकॉज इट वाज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ मिलिट्री पावर जिसका कोई मतलब नहीं था। 27 तक बातचीत चल रही, 28 को अटैक कर दो। तो आई थिंक एज अ ब्रिक्स चेयर ऑल्सो हमारा फर्ज बनता था इसको कंडेम करना, वो वी मिस दैट बस। अब क्या है, अब तो आपको लगता है मतलब इंडिया को मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी देखो, रियलिटी जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा। हमें देखना चाहिए कि हम अपने गरीब लोगों की मुसीबतों को कैसे हल कर सकें और कैसे ये ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारी जो डिपेंडेंस है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस है, कितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो। हमारा सारा जोर इस पे होना चाहिए, ये हम प्रेशराइज करें कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। Exactly. हमारे लिए संकट बहुत गहराता जा रहा है। ओके, मतलब आप जनरल मोर ये कह रहे हैं कि अब सरकार का जो स्टैंड है आप उससे अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अब मीडिएशन में हमको नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो चला गया मीडिएशन का भी, अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है इसमें, टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं से प्रेशर है। मुझे लगता है रशिया का बहुत प्रेशर होगा और ट्रंप और पुतिन की भी शायद बातचीत हुई है। चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में काफी तेज है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 10-15 साल से बातचीत नहीं थी, एम्बेसडर भी एक्सचेंज नहीं थी। उनकी मीटिंग बीजिंग में हुई, ब्रोकर बीजिंग था, बीजिंग में जाके इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने अपने एम्बेसडर चेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साइलेंटली बिहाइंड दिस थिंग बीजिंग विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस एरिया। एग्जैक्टली, मतलब हर देश की एक पॉलिसी होती है जनरल मोर, आपको लगता है इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट जब आते हैं तो हम एक्टिव रोल निभाएं, प्रोएक्टिव हो जाएं, मीडिएशन करने की कोशिश करें, या फिर जैसे अब हम कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट देखें? सरकार कह रही है हम तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, भैया हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के बीच पड़ने की या किसी का सीज फायर करवाने में। देखो, मानक लिवरेजेस नहीं है ये, अब दार्शनिक बातें रहने ना ही करे तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? व्हाट आर द लिवरेजेस यू हैव? क्या लिवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? या तो हम G20 को यूज करते, या अभी हम ब्रिक्स की चेयर है तो हमारा एक मॉरल अथॉरिटी बनती, हम कर सकते थे, या हमारे ईरान के साथ और इनके साथ इतने अच्छे संबंध होते कि हमारी बात मानते, कहते हाँ आ जाओ मीडिएशन के लिए। सो आई डोंट थिंक वी हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ रैपो विद वॉरिंग नेशंस, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या यहां पर हो या गाजा के युद्ध में। तब भी तो आई थिंक वक्त आएगा जब हम एक नहीं जनरल मोर, मैं अभी भी, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे सर, या आपको भी लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन जटिल सवाल है। मैं कह रहा हूं हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कोई बड़ा संकट आए, दो देश लड़ें, हमको एक बड़े देश के नाते, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के नाते हमको उसमें मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए या फिर हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए? नहीं, अपना इंटरेस्ट तो सर्वोपरि होता है, हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमेशा अपना इंटरेस्ट होता है। और मीडिएशन जो देश करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। मैं तो यूएन पीस कीपर रहा हूं, मुझे पता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं और कैसे मीडिएशन रोल होता है, कैसे फौजें इकट्ठी करी जाती है, कैसे फंडिंग करी जाती है। उसके लिए लिवरेजेस होने चाहिए, यू शुड हैव सम लिवरेजेस। तो जब तक हम लिवरेजेस नहीं बिल्ड करेंगे, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करेंगे, आई थिंक वी शुड जस्ट लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, दैट विल बी इन आवर फेवर। ओके, तो जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया, भारतीय मीडिया ने खुद माना है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन चुका है और हमने क्या करना, हमें ये आगे सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रवीण सुहानी ने खुद कहा है कि हमारे अंदर जंग लड़ने की अब हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।